प्यारे दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी परिवार में मैं प्रशांत राय निबंध की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो निबंध है वह बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप शीर्षक देख भी रहे हैं। दोस्तों, यह शीर्षक सिर्फ निबंध के लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपके जीएस के पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की अगर परीक्षाएं दे रहे हैं और विशेषकर मुख्य परीक्षा दे रहे हैं तो हो सकता है कि जीएस के सामान्य अध्ययन के पेपर में यह पूछा जाए। तो दोस्तों, यह दोनों लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसे आप ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को देखिएगा। मैंने बहुत सारे फैक्ट्स को रखने की कोशिश की है और हमने यह भी कोशिश की है कि निबंध की हम गरिमा को न लांघें, निबंध की गरिमा को हम न तोड़ें, क्योंकि निबंध की अपनी गरिमा है। क्योंकि हम लेख आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं, हम ऐसे लिख रहे हैं। यही कहा है कि लेख की अपनी गरिमा होती है, निबंध की अपनी गरिमा होती है। निबंध में यदि लालित्य नहीं है तो फिर वह कठिन हो जाता है, धारा प्रवाह नहीं है तो फिर कठिन हो जाता है उसे निबंध कहना। तो दोस्तों, मैंने इसका विशेष रूप से इसका ख्याल रखा है क्योंकि यह थोड़ा कठिन विषय भी रहा है। दोस्तों, प्रत्येक निबंध की शुरुआत से पहले हम कुछ कोटेशन जिसमें काव्य पंक्तियां होती हैं या फिर किसी के वचन होते हैं, किसी के कथन होते हैं। तो आज हम रामधारी श्री दिनकर की प्रसिद्ध कविता के काव्यांश को हमने लिया है और आप देख रहे हैं कविता का अंश। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसे का जिसमें शक्ति विजय की। दोस्तों, यह बात तब की है। आप जानते हैं युधिष्ठिर सहनशील, विनम्र और दयालु स्वभाव के थे और उनकी इसी मानवीय गुणों के कारण दुर्योधन उन्हें पांडवों को सबको कमजोर समझता था कि लोग कमजोर हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे। कारण था कि वो बार बार सहनशीलता, दयालुता, विनम्रता जैसे गुणों को प्रदर्शित करते थे। भीम जब इस चीज से परेशान हुए तो उन्होंने उलाहना देते हुए युधिष्ठिर से कहा कि यह विनम्रता, सहनशीलता, दया जैसे जो मानवीय गुण हैं आपके अंदर, इसका महत्व तभी है जब इसके पीछे शक्ति की चमक हो। अगर शक्ति नहीं है तो फिर ये किसी काम के नहीं है। वो उदाहरण भी देते हैं कि 3 दिवस तक पंथ मांगते, तो 3 दिनों तक राम रास्ता मांगते रहे समुद्र के किनारे बैठ करके, लेकिन समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था। लेकिन जब उन्होंने संधान किया धनुष का तो सागर स्वयं ही उनके सामने प्रत्यक्ष हो गया और रास्ता देने के लिए तैयार हो गया। तो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि शक्ति का प्रदर्शन भी कभी कभी जरूरी हो जाता है अपने हक को प्राप्त करने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए। तो दोस्तों, यह कविता यही बात कह रही है कि विनय की जो दीप्ति होती है, जो विनय की जो चमक होती है, सच पूछा जाए, सच कहा जाए तो सर में ही निवास करती है। सर यानी बाणों में ही निवास करती है और बाण जो है वह हथियार है। तो दोस्तों, जो विनय की दीप्ति होती है, जो चमक होती है, वह हथियारों में ही निवास करती है। यदि आपके पास हथियार नहीं है, ऐसे उपकरण नहीं है कि आप किसी को, हथियार का यहाँ अर्थ है ऐसे उपकरण जिससे आप किसी को पराजित कर सकें। अगर आपके पास ऐसे उपकरण नहीं हैं तो फिर आपकी विनम्रता के का कोई मूल्य और महत्व नहीं है। लोग आपको कायर ही समझेंगे। आगे, संधि वचन संपूज्य उसे का जिसमें शक्ति विजय की। दोस्तों, जिसमें विजय की शक्ति होती है उसी के संधि के वचनों को माना जाता है, दुनिया पूजती है और मानती है। अगर विजय की शक्ति आप में नहीं है और आप सामने वाले को अगर अपनी बात मनवाना चाहेंगे, संधि वचनों को मनवाना चाहेंगे कि मेरी बात आप मानिए, तो वह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि वह आपकी बातों को मानता है या नहीं मानता है। लेकिन अगर आप में उसे जीतने की शक्ति है तो वह भयवश आपके उस सारे संधि के वचनों को वह मानने के लिए बाध्य होगा, तत्पर होगा और मानेगा। और दोस्तों, यही कारण है कि यह कविता हमने इसीलिए उठाया है कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क हैं, विशेष रूप से 2 जिसमें पाकिस्तान और चीन हैं, और दोनों के दोनों परमाणु हथियारों से संपन्न देश हैं। और ऐसी स्थिति में अगर भारत भी अगर रक्षा क्षेत्र में अगर आत्मनिर्भर नहीं है तो भारत के लिए संकट का विषय है। कारण क्या है कि 2 शत्रु देश जिनसे हमारा हमेशा सीमा विवाद लगा रहता है, उलझन हमेशा भारत उलझा रहता है इन देशों से।
ये देश उलझा कर रखते हैं, भारत कैसे आगे बढ़ रहा है उलझा लेते हैं। तो दोस्तों, और दोनों परमाणु शक्ति से संपन्न देश हैं, ऐसी स्थिति में भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, क्योंकि बिना आत्मनिर्भर बने रक्षा क्षेत्र में भारत विश्व में गौरव नहीं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि क्या पता कभी ऐसा वक्त आए कि भारत इन देशों के सामने पराजित हो जाए। पराजय तो भारत ने झेला भी है चीन के हाथों। तो दोस्तों, इस लिहाज से भारत आज के समय में अगर हम देखें तो भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना आज के समय की जरूरत है। तो दोस्तों, मैंने इस कविता को इसीलिए उठाया है कि भारत को अगर दुनिया में अपने गौरव को प्राप्त करना है, अपने विनय की शक्ति, भारत ने आज तक कभी किसी देश पर हमला नहीं किया है, स्वयं हमला झेलता रहा है भारत। तो अगर भारत अपनी अगर शक्ति को, अगर विनयशीलता को अगर दुनिया के सामने प्रदर्शित करना चाहता है तो इसके अंदर विजय की शक्ति होनी ही चाहिए। दोस्तों, अब इस निबंध की शुरुआत करते हैं। तो निबंध की शुरुआत करने से पहले हम कुछ संकटों का हमने उदाहरण लिया है भूमिका में ही, कि भारत को आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए। इस संबंध में मैंने कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट का मैंने संदर्भ लिया है। आप जानते हैं कि यूएसएसआर से जब यूक्रेन अलग हुआ तो उस समय ब्रिटेन और रशिया ने उसे सुरक्षा की गारंटी दी, और जो उसके पास परमाणु हथियार थे रूस ने ले लिए। लेकिन आज जब हम आज देखते हैं तो हम यह क्या पूरा वैश्विक समुदाय ही इस बात को एक तरफा मानता है कि अगर परमाणु हथियार अगर यूक्रेन ने अगर रूस को नहीं सौंपा होता, नहीं दिया होता, तो शायद आज रूस उस पर आक्रमण नहीं करता भी तो रूस के अंदर भी यह भय होता कि यूक्रेन परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्र है। तो दोस्तों, यह जो घटनाक्रम है, यह वैश्विक जो घटनाक्रम है, यह दिखा रहा है कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरा इस संकट में यह भी निहितार्थ है कि भारत सबसे अधिक हथियारों की आपूर्ति, लगभग 100% में 60% हथियारों की आपूर्ति भारत रूस से करता है। दोस्तों, आज स्वयं रूस यूक्रेन से उलझा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर भारत पर अगर चीन या पाकिस्तान अगर ऐसे देश अगर आक्रमण करते हैं तो भारत अगर किसी विपदा की स्थिति में है तो रूस से हथियार वह नहीं ले पाएगा। रूस से जैसा वह अपेक्षित सहयोग है भारत चाहेगा रूस नहीं कर पाएगा, वह चाहकर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास अपने संकट होंगे। तो दोस्तों, ऐसे संकट में जब यूक्रेन संकट है तो हम यूक्रेन से भी सीख सकते हैं, और रूस के जो वर्तमान में संकट है हम उससे भी सीख सकते हैं कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए। यही कारण है कि मैंने यूक्रेन, आगे हम देखेंगे कि मैंने यूक्रेन संकट को मैंने भूमिका में ही रखा है। दूसरी बात, कोरोना महामारी को भी मैंने भूमिका में इसलिए रखा है कि कोरोना महामारी में विश्व में आप जानते हैं यातायात के सभी जब साधन बंद थे तो जो भारत में था, जो अपने पास था, वही अपने काम आ रहा था। तो दोस्तों, ऐसी अगर महामारियों का दौर अगर चलने लगे तो जो हमारा है वही हमारा है, अर्थात जो आपका है वही आपका है। आप किसी और पर भरोसा इस महामारी के दौर में नहीं कर सकते हैं। तो इस लिहाज से भी दोस्तों, भारत को रक्षा क्षेत्र में क्या, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। यही कारण है कि मैंने इन दो संदर्भों को भूमिका में रखा है। आगे दोस्तों, हम भूमिका से शुरुआत करते हैं कि रक्षा क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम रक्षा को देखेंगे, रक्षा की आवश्यकता को देखेंगे कि आखिर रक्षा क्यों जरूरी है किसी देश के लिए, और उसके बाद फिर इन वैश्विक संदर्भों को, संकटों को देखेंगे, और उस संदर्भ में हम अपनी रक्षा जरूरतों को रेखांकित करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर मुख्य भूमिका में प्रवेश करेंगे निबंध के। तो दोस्तों, किसी भी देश के सुख, शांति और समृद्धि के लिए उस देश की सीमा का सुरक्षित होना अति आवश्यक है। दोस्तों, अगर किसी भी देश की अगर सीमा अगर सुरक्षित नहीं है तो वह देश भी सुरक्षित नहीं है। आज ये बात हम यूक्रेन से सीख सकते हैं, क्योंकि उसकी सीमा सुरक्षित नहीं है। तो क्या यूक्रेन के लोग आज सुरक्षित हैं? देखिए, आज यूक्रेन में लोग पलायन कर रहे हैं। तो किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा ही उस देश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए एक आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में कोई भी देश दीर्घकाल तक अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं रख सकता। सीमा की सुरक्षा के अभाव में कोई भी देश एक लंबे समय तक अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं रख सकता है। हम सभी जानते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कि जो विदेश नीति होती है वह समय समय पर बदलती रहती है, और कहा जाता है कि विदेश नीति में कोई अस्थायी मित्र और कोई अस्थायी शत्रु नहीं होता है।
सब अवसर और स्वार्थ पे, सारी विदेश नीति अवसर और स्वार्थ पे चलता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो एक लंबे अंतराल पर अगर हम देखें तो कोई भी देश न हमारा मित्र है और न हमारा शत्रु है। तो इस लिहाज से एक लंबे समय में नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमारे रक्षा क्षेत्र का मजबूत होना, आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। इसीलिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण है। स्पष्ट हुआ। कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट दोनों ध्यान दीजिएगा, यह वैश्विक संकट के रूप में दिखाई दे रहा है। तो कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट से हमें समझ जाना चाहिए कि स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है। दोस्तों हम अपने निबंध को ध्यान दीजिएगा, निबंध को वैश्विक बनाने का प्रयास कीजिए, जितना विस्तार दे सकते हैं उतना विस्तार दीजिए, लेकिन अपने शब्द सीमा का भी ध्यान रखिए। तो इसलिए दोस्तों हमने भूमिका में ही अपने निबंध का विस्तार कर दिया है और वैश्विक फलक तक उसे खींचने की कोशिश की है। और यहाँ देख रहे हैं कि कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट से हमें यह समझ जाना चाहिए कि स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता का कोई विकल्प नहीं है। यदि सकारात्मक सोच और ठोस रणनीति के साथ प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते रहें तो वह दिन दूर नहीं जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। दोस्तों यहाँ एक कदम सुझाव भी दिया गया है कि हमें सकारात्मक सोच के साथ और ठोस रणनीति के साथ, हमारी सोच सकारात्मक हो, ऐसा ना हो कि हम नकारात्मक सोच में बैठे हो कि हम तो हथियार बना ही नहीं सकते। दोस्तों हम सब बहुत कुछ बना सकते हैं, मंगल तक जाने का प्रयास कर सकते हैं, तो हथियार क्या चीज है। तो दोस्तों सकारात्मक सोच और ठोस रणनीति के साथ प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं की, हमारा देश कैसा है, इसकी आवश्यकताएं कैसी हैं, तो इन प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो वह दिन दूर नहीं जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। केवल रक्षा क्षेत्र में ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनेंगे दोस्तों, और दूसरे देशों पर किसी तकनीक, हथियार और उपकरण के लिए निर्भर नहीं रहेंगे। और इस तरह से जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो हम किसी भी दूसरे देश पर तकनीकी के लिए, हथियार के लिए या अन्य उपकरणों के लिए निर्भर नहीं रहेंगे। इसीलिए भारत को सामरिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि दोस्तों अगर हमें सामरिक रूप से अगर स्वायत्तता बनाए, स्वतंत्रता बनाए रखनी है तो हमें रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में, उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों यह हमारी भूमिका रही, और भूमिका के बाद हम निबंध के मुख्य भाग में पहुंचते हैं, जिसे हम निबंध का धड़ भी कहते हैं, जिसे निबंध का निकाय कहते हैं। दोस्तों यह हमने क्यों उठाया है, तो रक्षा बजट में इसका प्रावधान किया गया है, तो हम रक्षा बजट से ही हम अपनी बात शुरू करते हैं। दोस्तों 25 फरवरी को एक वेबिनार में प्रधानमंत्री ने भी संबोधन किया था और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया था। तो दोस्तों हम उनके मुख्य सारांश को, जो उन्होंने भाषण दिया था, जो संबोधन किया था राष्ट्र के नाम उस वेबिनार में, तो उसके सारांश को हमने यहाँ पर समेटने की कोशिश की है, क्योंकि हम हूबहू उनके संबोधन को यहाँ उठाकर नहीं रख सकते हैं। कारण क्या है कि वो बहुत लंबे हो जाएंगे और हमारे पास शब्द सीमा होती है, समय सीमा होती है, उसमें हमें समय इतना जरूरी होता है। तो मैंने उनके पूरे सारांश, संबोधन के सारांश को हमने यहाँ समेट दिया है, उसे आप देखिए। दोस्तों आम बजट 2022 में रक्षा क्षेत्र के लिए, यहाँ आम बजट 2022-23 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आम बजट 2022 में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों पर 25 फरवरी को आयोजित वेबिनार रक्षा में आत्मनिर्भरता कार्यवाही का आह्वान को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर लगातार बल दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, 2022 के रक्षा पर बजट के प्रावधानों पर 25 फरवरी को एक वेबिनार में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, वेबिनार का शीर्षक आप देख सकते हैं, रक्षा में आत्मनिर्भरता कार्यवाही का आह्वान को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर लगातार बल दे रहा है, यानी फोकस कर रहा है।
और इस बार के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधानों में से 70%, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, 70% घरेलू उद्योगों के लिए रखा जाना सरकार की ऐसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों यह जो शीर्षक है यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। 70% जो है यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह 70% है क्या? जितना रक्षा बजट दिया गया है रक्षा क्षेत्र में, आम बजट 2022-23 में जितना रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटित किया गया है उस कुल बजट का 70% घरेलू मार्केट से रक्षा सामग्रियां खरीदी जाएंगी, घरेलू मार्केट के लिए दिया गया है। तो यह क्वेश्चन हो सकता है कि 2022-23 के बजट में घरेलू क्षेत्र रक्षा क्षेत्र का कितना प्रतिशत घरेलू क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो दोस्तों 70% ऑप्शन होगा। तो दोस्तों सरकार की इस प्रतिबद्धता, यह क्या दर्शाता है? सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है घरेलू उद्योगों के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो दोस्तों उन्होंने यह भी कहा कि विदेशों से हथियार मंगाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। उन्होंने यह कहा कि अगर देश में ही बन रहे हैं तो यहाँ से खरीदना आसान है, कारण है कि हमारे देश के हथियार हैं। उन्होंने आगे यह कहा था कि विदेशों से जो हथियार मंगाने की प्रक्रिया है वह बहुत लंबी है और उसमें नुकसान भी है, आगे बता रहे हैं, जिसकी वजह से हथियार भी समय की मांग के अनुकूल नहीं रहते। जो हथियार आते भी हैं उस समय की मांग के अनुकूल नहीं रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि समय की मांग के अनुकूल कैसे नहीं रहते हैं? दोस्तों आज हमें जिस हथियार की जरूरत है और आज हम निविदा निकालते हैं, संविदा निकालते हैं और वह हथियार हमें 2 साल बाद मिलता है, तो दोस्तों क्या वह हथियार तो आज की जरूरत के हिसाब से होगा? 2 साल बाद हमारी जरूरतें बदल चुकी होंगी, तो क्या 2 साल बाद की हमारी बदली हुई जरूरतों पर वह हथियार खरे उतरेंगे? यह बहुत बड़ी समस्या है। तो वही कहते हैं कि वह समय के अनुकूल नहीं रहते और इसमें भ्रष्टाचार तथा विवाद भी होते रहे। बोफोर्स घोटाला वगैरह तमाम, यानी राफेल पर भी विवाद हुआ था, आप जानते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार और विवाद भी होते रहते हैं, लिहाजा इसका समाधान आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में ही है। इसलिए इसका जो समाधान है वह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में है, यानी मेक इन इंडिया हथियार भारत में ही बनाए जाएंगे और इस तरह से भारत आत्मनिर्भर बनेगा हथियारों के क्षेत्र में और रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। आगे दोस्तों वेबिनार का शीर्षक रक्षा में आत्मनिर्भरता कार्रवाई का आह्वान में देश के इरादों को स्पष्ट करता है। दोस्तों जो वेबिनार का जो शीर्षक है वह देश का इरादा क्या है, भारत सरकार का इरादा क्या है, इसको स्वयं स्पष्ट करता है। यह शीर्षक क्या कह रहा है? रक्षा में आत्मनिर्भर हम होंगे, कार्रवाई का आह्वान, वह कार्य पर अब बल दे रहा है, कॉल टू एक्शन पर बल दे रहा है कि अब हम एक्शन लिया जाए, केवल बातें न की जाए बल्कि कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए आत्मनिर्भर भारत पर। तो दोस्तों यह भारत के इरादों को स्पष्ट करता है यह शीर्षक। बीते कुछ वर्षों से भारत अपने रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता पर बल दे रहा है उसकी प्रतिबद्धता इस बार के बजट में स्पष्ट दिख रही है। दोस्तों बजट को भी समाहित किया गया है कि जिस आत्मनिर्भरता की बात भारत करता रहा है रक्षा के क्षेत्र में, इस बार के बजट में भी यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस बजट में देश के भीतर ही रक्षा क्षेत्र में शोध, डिजाइन और तैयारी से लेकर निर्माण तक का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित करने का ब्लूप्रिंट है। दोस्तों इस 2022-23 का जो बजट है और इसमें भी जो रक्षा बजट है यह देश में ही शोध, रक्षा के लिए शोध, हथियारों के डिजाइन या रक्षा उपकरणों के लिए डिजाइन, तैयारी से लेकर डिजाइन करना, फिर उसे कंपनी में तैयार करना, फिर उसका निर्माण करके प्रयोग करना, ये सब कुछ जितना कुछ रक्षा के लिए इकोसिस्टम है उन सबका ब्लूप्रिंट इस बजट में शामिल है। दोस्तों आगे हम देखते हैं, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर तो है ही, हम उससे आगे बढ़ते हुए भारत 75 से भी अधिक
75 से भी ज़्यादा देशों को मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण और सेवाएं मुहैया करा रहा है। आज जो भारत है वह 75 से अधिक देशों को, ध्यान दीजिएगा, मेड इन इंडिया भारत की बनी हुई रक्षा उपकरण और सेवाएं मुहैया करा रहा है, उपलब्ध करा रहा है 75 से अधिक देशों को। कुछ समय पूर्व तक 43 देश थे, वर्तमान में 75 से अधिक देश हैं। दोस्तों पिछले 7 वर्षों में रक्षा निर्माण के लिए 350 से भी अधिक नए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। पिछले जो 7 वर्ष हैं यानी 2014 से रक्षा निर्माण के क्षेत्र में 350 से अधिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। कारण क्या है लाइसेंस जारी करने का? तो दोस्तों कि अधिक से अधिक हथियार भारत में बनाए जा सके। लाइसेंस मिलेंगे, हथियारों के लिए लाइसेंस चाहिए। अगर आप हथियार रखते हैं तब लाइसेंस चाहिए, तो निर्माण के लिए भी तो लाइसेंस चाहिए। तो 350 से अधिक औद्योगिक लाइसेंस, हथियार बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं पिछले 7 वर्षों में, यानी 2014 से अब तक। जबकि 2001 से 2014 तक 200 लाइसेंस ही जारी हुए थे। अगर हम 14 वर्षों का आंकड़ा देखें 2001 से 2014 तक, तो केवल 200 लाइसेंस यानी 14 वर्षों में 200 लाइसेंस जारी हुए थे, जबकि पिछले 7 वर्षों में 350 से अधिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार कितनी तेजी से अग्रसर है। इस प्रकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेक इन इंडिया से आगे मेक फॉरवर्ड, ध्यान दीजिएगा, मेक फॉरवर्ड के अनुरूप रक्षा उत्पादन निर्यात संवर्धन नीति 2020 पर चलते हुए केंद्र सरकार ने 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का वार्षिक रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आज भारत सरकार का जो लक्ष्य है वह मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर मेक इन वर्ल्ड है, कि अब हम केवल भारत के लिए ही नहीं बनाएंगे, मेक फॉरवर्ड विश्व के लिए अब बनाएंगे, यानी हम अपने हथियारों को अब दुनिया में बेचेंगे। और इस तरह से मेक इन इंडिया से आगे मेक फॉरवर्ड, ध्यान दीजिएगा, मेक फॉरवर्ड के अनुरूप एक नीति आई है, निर्यात नीति, रक्षा उपकरणों की एक निर्यात नीति है जिसका नाम है रक्षा उत्पादन निर्यात संवर्धन नीति 2020। केवल अभी यह मसौदा तैयार हुआ है, अभी यह लागू नहीं की गई है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि रक्षा उत्पादन निर्यात संवर्धन नीति 2020 है, इसका मसौदा तैयार है, अभी यह लागू नहीं हुई है। इस पर चलते हुए केंद्र सरकार ने 2024 तक 35,000 करोड़ रुपए का वार्षिक रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत सरकार का 2024 तक रक्षा निर्यात क्षेत्र का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों 35,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। दोस्तों यह डाटा है कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तो आत्मनिर्भर ही नहीं हो रहे हैं बल्कि हमारे पास जो हथियार हैं, रक्षा उपकरण हैं, हमसे अधिक हो रहे हैं कि हम विदेशों को भी बेच रहे हैं, दे रहे हैं। यह नीति भारतीय उद्योग से घरेलू खरीद को दोगुना करने के लिए भी है। यह जो नीति है यह भारतीय उद्योग से जो हथियार बन रहे हैं उनकी खरीद को दोगुना करने के लिए भी है। दोस्तों मार्च 2018 में वित्त मंत्री द्वारा रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 2 रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मार्च 2018 ईस्वी में वित्त मंत्री द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा नहीं, वित्त मंत्री द्वारा स्वदेशीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए औद्योगिक रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित करने का निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में। इसमें उत्तर प्रदेश के 6 शहर शामिल हैं इस रक्षा औद्योगिक गलियारे में। तो दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर और रक्षा औद्योगिक गलियारे में शामिल हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। आपको यह याद भी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में इस गलियारे में लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी, आगरा और अलीगढ़ शामिल हैं। इसमें निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार शुल्क कर, बिजली शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि में छूट और रियायतें दे रही हैं, सब्सिडी दे रही हैं। दोस्तों रक्षा औद्योगिक गलियारे में तमाम कंपनियों को, निजी कंपनियों को भारत सरकार
आमंत्रित कर रही हैं कि यहाँ आएँ, लाइसेंस प्राप्त करें और हथियार और रक्षा उपकरणों का निर्माण करें। इसके लिए सरकार जो शुल्क कर है उसमें कमी कर रही है, उसमें छूट दे रही है। बिजली शुल्क है उसमें छूट दे रही है। स्टाम्प शुल्क है जमीन वगैरह और कंपनियों से संबंधित, उसमें छूट दे रही है। इसके अलावा सरकार सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। तो दोस्तों, रक्षा औद्योगिक गलियारे को विकसित करने के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है। इसमें अगर हम देखें तो महिंद्रा, भारत फोर्ज ऐसी तमाम निजी कंपनियां हैं जो इन औद्योगिक गलियारों में निवेश कर रही हैं। दोस्तों, विश्व के शीर्ष 100 हथियार उत्पादकों में भारत की 4 कंपनियां भारतीय आयुध कारखाने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड शामिल हैं। विश्व की अगर शीर्ष 100 हथियार निर्माण करने वाली अगर कंपनियों की हम बात करें, उसमें भारत की 4 कंपनियां शामिल हैं और एक कंपनियां हैं भारतीय आयुध कारखाने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। विश्व के 100 शीर्ष हथियार उत्पादक कंपनियों में शामिल हैं भारत की कंपनियां। ये कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं। ये जो कंपनियां हैं ये सरकार के अंडर में है, सार्वजनिक उपक्रम हैं, यानी गवर्नमेंट की हैं और घरेलू आयुध मांग के एक बड़े हिस्से को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। और जो भारतीय रक्षा क्षेत्र की जो घरेलू मांगे हैं उसके एक बड़े हिस्से को ये कंपनियां पूरा करती हैं। दोस्तों, आगे हम देखें तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत सरकार ने कुछ ठोस निर्णय लिए हैं। जैसे दोस्तों, हम भारतीय कंपनियों की भी बात कर चुके हैं यहाँ आते हुए कि भारतीय कंपनियां विश्व की शीर्ष 100 में शामिल हैं और वो भारत के जो घरेलू रक्षा और सेवा जो उपकरण हैं उनके लिए वो उत्तरदायी हैं, उनकी एक बड़ी मांग को पूरा भी करती हैं। आगे हम देखते हैं कि भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए और कौन से कदम उठाए हैं, तो इसमें हम कुछ प्रमुख कदमों को देखते हैं। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए भारत सरकार ने कुछ ठोस निर्णय लिए हैं। जैसे पहला महत्वपूर्ण कदम था तीनों सेनाओं के प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन। आप जानते हैं कि तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है, सेना प्रमुख कौन होता है, तो दोस्तों आप कहेंगे भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मुखिया होता है, कमांडर इन चीफ होता है। दोस्तों, लेकिन राष्ट्रपति के पास इतना वक्त नहीं है कि तीनों सेनाओं को संभाल सके, या उसके पास अनुभव की कमी होती है राष्ट्रपति के पास, क्योंकि वह सेना से जुड़ा व्यक्ति नहीं होता है, वह राजनीति या समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। तो दोस्तों, इस तरह से सेना की जरूरतों के बारे में उसे पता नहीं होता है। तो सेना को एकीकृत करने के लिए और तीनों कमान को, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को, तीनों सेनाओं को एक साथ कमांड करने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन किया गया। तो दोस्तों, इस पद का सृजन इसलिए किया गया ताकि तीनों सेनाओं की जरूरतें क्या हैं, जरूरत पड़ने पर तीनों सेनाओं को एक साथ कैसे लगाया जा सकता है कार्य पर। अगर अटैक हो रहा है, तीनों सेनाओं की कमांड अलग अलग हैं तो उन्हें एक साथ संचालित करना कठिन होगा। लेकिन अगर तीनों सेनाओं के कमांड एक साथ अगर संचालित करने हो तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस समय महत्वपूर्ण हो जाता है। रक्षा खरीद हो, तीनों सेनाओं की सामान्य रूप से रक्षा खरीद हो, तो इसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए बहुत बड़ा कदम था। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण कदम है। इससे तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित हुआ। इस कदम से तीनों सेनाओं के बीच एक समन्वय स्थापित हुआ, जिससे उनकी आवश्यकताओं को स्ट्रीमलाइन करके उसके अनुसार रूपरेखा बनाने का रास्ता प्रशस्त हुआ, कि तीनों सेनाओं को स्ट्रीमलाइन करके एक रास्ता रूपरेखा बनाया जा सकता है। दूसरा प्रभावशाली कदम था रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करना। जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम था वह एफडीआई को बढ़ाकर, यानी निजी निवेश को बढ़ाकर रक्षा के क्षेत्र में 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया। दोस्तों, इससे फायदा क्या हुआ कि निजी निवेशक हथियारों या रक्षा के क्षेत्र में निवेश करेंगे, जिससे प्रौद्योगिकी का विकास होगा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा, नई तकनीकी
शक्तियां आएंगी। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कदम था सेना के कुछ सामान जैसे 101 वस्तुओं की सूची के आयात पर 2020 से 2024 तक प्रतिबंध लगाना। दोस्तों सेना के 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना कि ये वस्तुएं विदेशों से अब नहीं मंगाई जाएंगी, इनका निर्माण अपने देश में ही होगा और देश से निर्मित सामग्री ही प्रयोग की जाएंगी। इन पर अचानक लगाम न लगा करके, रोक न लगा करके 2020 से 2024 तक का समय दिया गया कि धीरे धीरे 101 वस्तुओं को 2024 तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा और 2024 के बाद जितनी भी वस्तुएं होंगी पूर्ण रूप से भारत की प्रयोग की जाएंगी। पहली बार सरकार किसी वस्तु के आयात के लिए स्वयं पर प्रतिबंध लगा रही है। अगर देखा जाए तो भारत सरकार पहली बार आज़ादी के बाद से ऐसा पहली बार हो रहा है कि रक्षा क्षेत्र में किसी वस्तु के आयात के लिए भारत स्वयं पर प्रतिबंध लगा रहा है कि हम वस्तु बाहर से नहीं मंगाएंगे। क्योंकि सरकार, कारण इसके पीछे है क्योंकि सरकार स्वदेशी उद्योग को सशक्त बनाना चाहती है। इसके पीछे कारण यह है कि भारत जो स्वदेशी उद्योग हैं इनको सशक्त बनाना चाहती है ताकि हमारा आत्मनिर्भर भारत मजबूत हो। आगे हम देखें तो एक समय भारत अधिकांश रक्षा उपकरणों का, जब आयात की बात हो रही है तो आयात पर हम बात ही कर लेते हैं, तो एक समय भारत अधिकांश रक्षा उपकरणों का आयात करता था। एक समय था आज़ादी के बाद कि भारत रक्षा उपकरणों का आयात करता था, अधिकांश रक्षा आज भी करता है दोस्तों, आयात करता था, लेकिन अब वह रक्षा क्षेत्र में निर्यातक की भूमिका में आ गया है। महत्वपूर्ण इस वाक्य में यह है कि आयात तो करता था लेकिन निर्यात नहीं करता था, लेकिन आज यह आयात तो करता है, इसके साथ साथ भारत आज निर्यातक की स्थिति में भी है। तो दोस्तों किन हथियारों का निर्यात किया जा रहा है आगे इसकी चर्चा की जाएगी। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 156 रक्षा उपकरणों के निर्यात की अनुमति दी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितने उपकरणों के निर्यात की अनुमति भारत सरकार ने दी है तो दोस्तों 156 रक्षा उपकरणों के निर्यात की अनुमति भारत सरकार ने दी है, जैसे आर्टिलरी गन, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, टैंकों और मिसाइलों, विस्फोटक, टैंक रोधी उपकरण इत्यादि। ऐसे जो तमाम सारे उपकरण हैं जो 156 हैं, इनके निर्यात की अनुमति भारत सरकार ने दिया है। इससे मित्र देशों में, इस कदम से भारत के जो मित्र देश हैं, मित्र देशों में भारतीय हथियारों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे भारत के जो मित्र देश हैं उनमें भारतीय हथियारों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इससे पहले भारत ने आकाश मिसाइल के निर्यात के लिए मंजूरी दी थी। अब ब्रह्मोस हथियार प्रणाली, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल एस्ट्रा और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग भी निर्यात के लिए तैयार है। अर्थात आकाश मिसाइल को तो निर्यात की अनुमति थी ही, अब हम देख रहे हैं कि ब्रह्मोस हथियार प्रणाली जो है, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल एस्ट्रा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग की निर्यात की भी अनुमति दी जा चुकी है और मित्र देशों से करार कर रहा है भारत इन हथियारों को बेचने के लिए। तो दोस्तों इससे यह फायदा भी होगा कि विदेशी मुद्रा भारत में आएगी और भारत आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनेगा। आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, आर्थिक रूप से भी भारत समृद्ध बनेगा। आगे हम देखें, अब तक डीआरडीओ ने भारतीय उद्योगों के साथ 1430 से अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते किए हैं। ध्यान दीजिएगा, अब तक डीआरडीओ ने भारतीय उद्योगों के साथ जो प्राइवेट, जो निजी एफडीआई वाली जो कंपनियां हैं, इनके साथ 1430 से अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं डीआरडीओ ने। डीआरडीओ एफडीआई निवेश करने वाली, रक्षा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को 1430 से अधिक प्रौद्योगिकी देंगी ताकि उन प्रौद्योगिकी यानी तकनीक के आधार पर वो रक्षा क्षेत्र के उपकरण बना सकें। इनमें से पिछले 2 वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में लगभग 450 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पिछले 2 साल में यानी 2020-21 में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक 450 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारतीय निजी कंपनियों और डीआरडीओ के मध्य। ये समझौते स्थानीय विनिर्माण को मजबूती प्रदान करेंगे। ये जो समझौते से फायदा क्या होगा, तो ये भारतीय विनिर्माण को मजबूती देंगे। इन
प्रौद्योगिकियों में डीआरडीओ युवा वैज्ञानिक प्रयोगशाला पुणे की विकसित क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर, काउंटर ड्रोन प्रणाली, लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली, मिसाइल वारहेड, उच्च विस्फोटक सामग्रियां, उच्च स्तरीय इस्पात, विशिष्ट सामग्रियां, प्रणोदक, निगरानी व परीक्षण, रडार वार्निंग रिसीवर, CBRN, UGY, माइन यानी सुरंग बम बैरियर, फाइटिंग सूट्स और सुरंग बम रोधी जूते आदि शामिल हैं। अगर हम उन तकनीकों की बात करें कि डीआरडीओ ने कौन कौन सी तकनीकें भारतीय आयुध कंपनियों को दिया है, तो उसकी कुछ महत्वपूर्ण तकनीकियां हैं जिसका उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, यह इसलिए किया गया है कि मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि जब भी हम निबंध लिखते हैं तो हमें अपनी बातों को प्रमाणित करना होता है, साक्ष्य देना होता है, तर्क देना होता है। तो दोस्तों, ये साक्ष्य हैं, उसके आधार पर इस दिशा में आईडेक्स का अर्थ हुआ रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवोन्मेष के तहत स्टार्टअप संस्थाओं को विभिन्न रक्षा उपकरणों और मिसाइल उत्पादन क्षमता को विकसित करने के लिए 2022-23 के बजट में 25% शोध राशि आवंटित किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, आईडेक्स जो है वह स्टार्टअप कंपनियों का एक समूह है जो रक्षा उपकरण और मिसाइल उत्पादन की क्षमता के लिए नित नए अनुसंधान और शोध करेगा, और इसके लिए आईडेक्स को 25% 22-23 के बजट का जो रक्षा बजट है इसका 25% हिस्सा इसे आवंटित किया गया है ताकि नवोन्मेष को बढ़ावा मिल सके रक्षा के क्षेत्र में। यह आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में निर्णायक कदम है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, क्योंकि आईडेक्स हमारे देश की बहुत प्रभावी और अच्छी तरह क्रियान्वित रक्षा स्टार्टअप प्रणाली है। कारण क्या है कि आईडेक्स हमारे देश की बहुत ही प्रभावी और अच्छी तरह से क्रियान्वित रक्षा स्टार्टअप प्रणाली है। हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण जैसे HAL द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना को, भारतीय स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन और UAV थल सेना को तथा DRDO द्वारा डिजाइन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट प्रधानमंत्री द्वारा नौसेना को सौंपे गए हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को यह दिखा रहा है, यह दिखाने इस पैराग्राफ में यह दिखाया गया है कि हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण जैसे HAL द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर वायुसेना को सौंपे गए हैं। भारतीय स्टार्टअप द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कौन किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो भारतीय स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन और UAV थल सेना को तथा DRDO द्वारा डिजाइन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट प्रधानमंत्री द्वारा नौसेना को सौंपे गए हैं। दोस्तों इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि तीनों सेनाओं को स्वदेशी हथियार रक्षा उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं और यह भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बहुत बड़ा योगदान है, बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। दोस्तों रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निवेश, रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निवेश और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2001 में इसे निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्षा क्षेत्र को में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के लिए रक्षा क्षेत्र को कब खोला गया, तो दोस्तों 2001 में खोला गया। L&T, महिंद्रा, भारत फोर्ज जैसी निजी कंपनियां रक्षा क्षेत्र में आगे आई हैं। दोस्तों एक कंपनियां निजी क्षेत्र में आगे आई हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 2019 में रूस की साझेदारी में असॉल्ट राइफल बनाने की फैक्ट्री की स्थापना की गई है। दोस्तों 2019 में आप जानते हैं
5,000 करोड़ रुपए की लागत से अमेठी में 2019 में रूस की साझेदारी से असाल्ट राइफल बनाए जा रहे हैं। असाल्ट राइफल याद रखिएगा, हम आगे इसकी चर्चा जब इंसास की चर्चा करेंगे, इंसास राइफल की, तो हम वहाँ इसकी चर्चा करेंगे। यह भारत में रक्षा उपकरणों का लाइसेंस प्रोडक्शन है। यह जो है, जो असाल्ट जो राइफल बन रहे हैं, इसे AK-203 राइफल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यह रक्षा उपकरणों का लाइसेंस प्रोडक्शन है। तो अब यह क्वेश्चन आता है कि लाइसेंस प्रोडक्शन क्या है रक्षा क्षेत्र में। तो दोस्तों, लाइसेंस प्रोडक्शन यह है कि यह उपकरण हमारे भारत, ध्यान दीजिएगा, रूस की साझेदारी से, यह जो तकनीकी है, यह जो प्रौद्योगिकी है, वह रूस की है, लेकिन निर्माण कहाँ हो रहा है? मेक इन इंडिया, भारत में, उत्तर प्रदेश के अमेठी में मेक इन इंडिया हो रहा है, लेकिन तकनीकी कहाँ की है? रूस की है। तो दोस्तों, और दूसरी बात कि लाइसेंस प्रोडक्शन क्या है, इससे पहले आप जान चुके हैं कि रक्षा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को या सार्वजनिक कंपनियों को लाइसेंस दिया जाता है कि आप इस हथियार या इस रक्षा उपकरण का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह लाइसेंस प्रोडक्शन है सरकार का। किंतु सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इन उपकरणों का रिसर्च और डिजाइन भी भारत में ही हो। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है कि जो भी हथियार बन रहे हैं उनका रिसर्च यानी शोध और उनकी डिजाइनिंग जो है वह भारत में हो। लेकिन दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि जो भी विदेशी कंपनियां आ रही हैं या कुछ के अगर तकनीकी अगर भारत को उपलब्ध हो रही हैं, तो उनका रिसर्च और डिजाइन विदेशों में तैयार किया जाता है, यहाँ केवल निर्माण किया जाता है। अगर यह शोध और डिजाइन अगर भारत में ही अगर होने लगे तो यह भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत लंबी छलांग होगी, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। अमेरिका की प्रमुख रक्षा कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत में औद्योगिक अवसरों की तलाश के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं यहाँ अवसर की तलाश के लिए कि क्या यहाँ भारत में हथियारों का निर्माण किया जा सकता है और उनकी बिक्री की जा सकती है। दोस्तों, इतना सब कुछ है रक्षा क्षेत्र में, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, इतने सारे तथ्य आपके सामने हैं। भारत कई कदम आगे भी बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद जब हम धरातल पर उतरते हैं तो हम इसमें बहुत सारी खामियां पाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम मुख्य भाग में ही हम खामियों को देखें कि वो खामियां कौन सी हैं। तो खामियां मैं नहीं बताऊंगा, भारत सरकार की ही रिपोर्ट को हम उठाते हैं और देखते हैं। CAG का आपने नाम सुना होगा, तो CAG अपने रिपोर्ट में क्या कहती है इस संबंध में। तो हाल ही में CAG की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारतीय सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है। जो भारत की सेना है वह हथियारों की कमी से जूझ रही है, और वह तब जूझ रही है जब चीन के साथ भारत का सीमा विवाद लगा हुआ है। उसके पास टैंक और तोपों की कमी है। भारतीय सेना में टैंकों और तोपों की आज कमी पड़ी हुई है, और 152 प्रकार के हथियारों में से 121 युद्ध के आवश्यक न्यूनतम मानकों के अनुरूप नहीं है। भारतीय सेना में 152 प्रकार के जो हथियार हैं उनमें 121 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करते हैं, यानी 121 प्रकार के जो हथियार हैं वह फेल हो चुके हैं, या फिर कहें आज के समय के अनुकूल नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर क्यों बनना चाहिए। कारण है कि हम विदेशों पर, रक्षा के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भर हैं, और विदेशों पर निर्भर होने के कारण एक बहुत बड़ा आर्थिक जो व्यय होता है वह विदेशों में चला जाता है। बहुत बड़ा एक भारत का हिस्सा, धन का एक हिस्सा विदेशों में चला जाता है, और यही कारण है कि दोस्तों आज भी भारत हथियारों की कमी से जूझ रहा है, तोपों और टैंकों की कमी से जूझ रहा है। और जो भारत के हथियार हैं, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब तक हथियार आते हैं तब तक समय बदल चुका होता है और वो हथियार हमारे उपयोग के लायक नहीं रहते हैं। और हम देख रहे हैं कि 152 प्रकार के हथियारों में 121 प्रकार के जो हथियार हैं वह
या तो अनुपयुक्त हो चुके हैं या फिर हमारे अनुकूल समय के अनुकूल नहीं रह गए हैं, हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रह गए हैं। ये CAG की रिपोर्ट है दोस्तों। तो अगर यह निबंध पूछा जाता है या GS मेंस में अगर आप लिख रहे हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे दोस्तों, कुछ घटनाओं से, इसके बावजूद भारत को कुछ घटनाओं से सबक लेने की भी जरूरत है। जब हम कमी देख रहे हैं कि भारत बैकग्राउंड में जाकर देख रहे हैं कि भारत की वर्तमान स्थिति क्या है, कैसी कठिनाइयां हैं, तो हमें कुछ घटनाओं से सबक भी लेने की जरूरत है, जो हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ घटनाओं से सबक लेते हुए भारत को अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। भारत को करने की तो आवश्यकता है ही, अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। जैसे हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल के पाकिस्तानी क्षेत्र में गिरने को लेकर फिलीपींस ने भारत सरकार के से स्पष्टीकरण मांगा है। जैसे हाल की ही घटना है कि ब्रह्मोस मिसाइल अचानक किसी वजह से, तकनीकी प्रॉब्लम या किसी वजह से भी भारत सरकार ने उसे स्पष्ट नहीं किया है कि किस वजह से लॉन्च हुआ और जाकर पाकिस्तानी क्षेत्र में वह गिरा। और फिलीपींस ने भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि आप बताइए कि ब्रह्मोस मिसाइल किन तकनीकी खामियों की वजह से या किन कारणों से वह जाकर के दूसरे देश के क्षेत्र में वह गिरा। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिलीपींस यह स्पष्टीकरण भारत सरकार से क्यों मांग रहा है कि जबकि मिसाइल भारत की है, गिरा पाकिस्तान में है। तो दोस्तों यह ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस ने भारत से खरीदने का करार किया है। ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस भारत से खरीद रहा है और इसीलिए वह चाहता है कि भाई आप भी जब जाते हैं किसी दुकान में सामान खरीदने तो पूरी तरह से जब संतुष्ट हो लेते हैं कि यह सामान सही है तभी आप खरीदते हैं। तो फिलीपींस भी संतुष्ट होना चाहता है कि यह जो आपकी जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसमें अगर तकनीकी खामी तो कहीं नहीं है, क्या दिक्कत है, कहीं हम लेकर आए और फिर कहीं कोई समस्या पैदा न हो जाए। तो दोस्तों यही कहा है कि फिलीपींस ने स्पष्टीकरण मांगा है। तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना होगा अगर हम अपने हथियारों का निर्यात करना चाहते हैं तो, क्योंकि वह ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से खरीदने का करार किया है। आगे बस 2009 से 2012 के मध्य भारत ने 8 ध्रुव हेलीकॉप्टर इक्वाडोर को बेचा था। एक और घटना का उल्लेख किया गया है 2009 से 2012 के बीच में। तो 2009 से 12 के बीच में भारत सरकार ने 8 ध्रुव हेलीकॉप्टर इक्वाडोर को भारत ने बेचा था, जिसमें दोस्तों 4 क्रैश हो गए। इक्वाडोर में 4 जाकर के क्रैश हो गए धीरे धीरे, और इक्वाडोर ने देखा कि जब 4 क्रैश हो गए तो उन्होंने जो 4 बचा था उसको भारत को वापस कर दिया कि ये 4 वापस ले जाओ। और इस तरह से यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया कि हम भारत से हथियार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि भारत की सामग्रियां घटिया किस्म की हैं हथियारों के मामले में। और इस तरह से यह भारत का दोस्तों देखिए, स्वयं आप देखिए रिकॉर्ड है। तो इस तरह से भारत को इससे उबरने की जरूरत है, इसे सीख लेने की जरूरत है। इसके आगे इसी तरह इंसास राइफल के साथ हुआ जो भारत ने पड़ोसी देश नेपाल को दिया था। नेपाल ने भी इंसास राइफल को भारत को लौटा दिया था, क्योंकि आज भी भारतीय जो सेना में इंसास राइफल है, भारतीय सेना उसकी तकनीकी खामियों की वजह से जूझ रही है। मैंने असाल्ट राइफल की बात आपसे की है, तो असाल्ट जो राइफल है वह इंसास राइफल की ही जगह लेगा। जो भारतीय सेना में जिन सैनिकों के इंसास राइफल दिए गए हैं उन्हें अब असाल्ट राइफल दिए जाएंगे। असाल्ट राइफल हल्के भी हैं, इंसास राइफल भारी हैं, जबकि असाल्ट राइफल हल्के हैं। इंसास जो राइफल है वो लंबे हैं, जबकि असाल्ट राइफल जो है वो छोटे हैं। इंसास राइफल की अपेक्षा जो असाल्ट राइफल है उनकी फायरिंग रेंज और खतरनाक सबसे अधिक वो खतरनाक है। कारण है कि वह रूस की तकनीकी है और इंसास जो था वह भारत की तकनीकी पर था। तो भारत में भी बहुत कुछ शोध करने की जरूरत है। नेपाल जैसे पड़ोसी देश इंसास राइफल को भारत को लौटा दिया। तो दोस्तों इन खामियों से हमें अभी बहुत कुछ भारत सरकार को सीखने की जरूरत है रक्षा क्षेत्र में। यही कारण है कि इसे यहाँ दिखाना जरूरी था निबंध में कि क्षेत्र में कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं। आगे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में खराब डिजाइन। अब हम चुनौतियों की बात करें कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए चुनौतियां क्या हैं, तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में खराब डिजाइन क्षमता, जिसके कारण इंसास राइफल, ध्रुव हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं, अर्जुन टैंक में भी कमियां थी।
अर्जुन टैंक भारी होने की वजह से भारतीय सेना ही उसे नहीं खरीदना चाहती थी, लेकिन सेना की मजबूरी थी कि हमारे देश में बना है तो हम लें। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारी तो प्रौद्योगिकियों की खराब जो डिजाइन क्षमता है, इसे सुधारे जाने की जरूरत है। अनुसंधान एवं विकास में अपर्याप्त निवेश है। भारत में अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त निवेश नहीं है, जिसके कारण डिजाइन क्षमता को विकसित किया जा सके। प्रमुख उपप्रणालियों और घटकों के निर्माण में असमर्थता स्वदेशी विनिर्माण में बहुत बड़ी बाधा है। तो इस तरह से दोस्तों ये बाधाएं हैं आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए। अन्य देशों के अपेक्षा भारत में उत्पादन एजेंसियों और अंतिम उपभोक्ताओं के मध्य संबंध बेहद कमजोर हैं। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, भारत में हथियार अगर बना भी दिए जाए अगर निजी कंपनियों के द्वारा, तो निजी कंपनियां इसलिए डरी रहती हैं कि इन हथियारों को खरीदेगा कौन। भारत सरकार की एक सीमा है खरीदने की, लेकिन उसके बाद विदेश वाले अगर नहीं खरीदते हैं तो फिर ये हथियार वो करेंगे क्या कंपनी वाले? उनका तो व्यय खत्म हो गया, उनका बजट खत्म हो गया, निवेश हो गया, तो इन हथियारों का करेंगे क्या? तो दोस्तों सबसे बड़ी कमी है कि भारत में के उत्पादन जो एजेंसियां हैं हथियारों की और अंतिम उपयोगकर्ता जो देश हैं उनके बीच बेहद जो संबंध है वो बेहद कमजोर हैं। आप जानते हैं रूस और अमेरिका या यूरोपीय देशों की जो हथियारों की लॉबी है वह बहुत शक्तिशाली है। आज भारत क्यों बार बार कह रहा है कि रूस पर आप निर्भरता छोड़ दीजिए हथियारों के क्षेत्र में, आपको हथियार हम देंगे? कारण क्या है कि रूस अमेरिका की जो लॉबी है हथियारों की वह भारत को अपने पक्ष में करना चाहती है कि हम भारत को हथियार बेचें, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा आयातक देश है हथियार के मामले में, और अमेरिका भारत को अपने हथियार के मार्केट के रूप में देख रहा है इस अवसर पर, और वह चाहता है कि भारत को रूस से हटाकर अमेरिका के पक्ष में कर दिया जाए और भारत अमेरिकी हथियारों को खरीदे। तो दोस्तों ऐसी लाबियां वहां काम करती हैं, जबकि भारत में ऐसी कोई लाबी नहीं है। यही कारण है कि बेहद कमजोर संबंध है, और यही कारण है कि दोस्तों यहाँ निवेश नहीं हो पाता है, निजी कंपनियां यहाँ निवेश नहीं कर पाती हैं। खराब विनिर्माण वातावरण है, इसके साथ साथ भारत में जो विनिर्माण का वातावरण है वह खराब है। कौशल की कमी है, समन्वय का अभाव है। समन्वय के अभाव की दोस्तों हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय और औद्योगिक संवर्धन मंत्रालय के बीच में जो क्षेत्राधिकार है इनके बीच भी समन्वय का अभाव है, और यह रक्षा निर्माण की क्षमता को भी प्रभावित करता है। रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूंजी लगाने पर रिटर्न मिलने में बहुत समय लगता है। दोस्तों आगे और कठिनाइयों के बारे में चर्चा की गई है कि रक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पूंजी अगर लगाया जाता है तो रिटर्न मिलने में एक लंबा वक्त लगता है, क्योंकि हथियारों पर रिसर्च करना, विकसित करना, डिजाइनिंग करना, फिर निर्माण करना, फिर उन्हें तैयार करके मार्केट तक पहुंचाना, इसमें एक लंबा समय लगता है जिससे निवेशक इसमें निवेश करना नहीं चाहते हैं। इस क्षेत्र में छोटे बजट से शुरुआत नहीं की जा सकती है, इसमें छोटे बजट के निवेशक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में छोटे बजट से शुरुआत नहीं की जाती है, इसके लिए बहुत बड़े बजट की आवश्यकता होती है, अर्थात इनमें निवेश अधिक करना होता है। यह भी एक समस्या है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के संबंध में। भारत में इस सेक्टर में निवेश के बाद रिटर्न की गारंटी अब तक नहीं थी। भारतीय क्षेत्र में अगर निवेशक निवेश करते हैं तो उनको रिटर्न मिलेगा, इसकी गारंटी अब तक नहीं थी। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि हम 70% अपने बजट का जो हमारे देश में जो निर्मित हथियारें होंगी, जो रक्षा क्षेत्र के उपकरण होंगे, उन्हें हम खरीदेंगे। यानी भारत सरकार अब गारंटी दे रही है और देने की कोशिश कर रही है। कारण ये कि बाहर की कंपनी उसी समय पर हमसे बेहतर उपकरणों का निर्माण करती थी। यह भी महत्वपूर्ण है कि जो हम उपकरण बनाते हैं तो हमारे उपकरण बनाने की जो शैली है इतनी धीमी है, प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उसी समय में जो विदेशी कंपनियां होती हैं हमसे बेहतर हथियार का निर्माण कर लेती हैं, और तो फिर हमारे अपेक्षाकृत कमजोर हथियार को कौन खरीदेगा? विदेशी, कोई विदेशी नहीं खरीदेगा। यही कारण है कि इसमें गारंटी अब तक नहीं थी, इसीलिए हम प्रतिस्पर्धा में उनसे पीछे छूट जाते थे, क्योंकि भारतीय कंपनियां उनके मुकाबले में अभी शैशवावस्था में हैं। और इस तरह से हम देखें तो भारतीय कंपनियां अभी उनके मुकाबले में शैशवावस्था में हैं, अभी बचपन की अवस्था में हैं। लेकिन दोस्तों बचपन जब आ गया है तो यौवन भी आएगा इस क्षेत्र का, और एक समय आएगा कि हम भारत
रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं होगा बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर निर्यातक की भी स्थिति में होगा। अतः रक्षा क्षेत्र के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योग के कौशल संसाधनों और प्रतिभाओं का बेहतर उपयोग किया जाना जरूरी है। अब समाधान सुझाया गया है और यह पूर्व उपसंहार है। निबंध हो गया है खामियों के बाद चुनौतियों के बाद अब सुझाव सुझाए गए हैं कि क्या भारत सरकार इसमें कौन से कदम उठा सकती हैं, और इसके बाद फिर उपसंहार है। तो हम पूर्व उपसंहार में हैं, तो इसके लिए कौशल संसाधनों और प्रतिभाओं का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि आयातित टेक्नोलॉजी पर हम ब्लैकमेल का शिकार हो सकते हैं। यह भी समस्या है कि जो टेक्नोलॉजी हम आयातित कर रहे हैं उसमें हम ब्लैकमेल हो जाएं। अमेरिका से कोई हम हथियार मंगा रहे हैं और अमेरिका चाहे तो हमें ब्लैकमेल कर सकता है उस टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण है कि हम कौशल संसाधनों और प्रतिभाओं का बेहतर उपयोग करें। सुरक्षा मामलों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शोध और अकादमिक जगत की भी साझेदारी होनी चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शोध और अकादमिक जो क्षेत्र हैं इनकी भी साझेदारी इसमें होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण को चीन के तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण चीन की तर्ज पर विकसित किया जाना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चीन सबसे अधिक हथियार खरीदता है तो उसी अनुपात में वह निर्यात भी करता है। कारण है कि वह हथियारों को खरीदता है, फिर उसकी टेक्नोलॉजी से वह सीखता है और फिर अपनी प्रौद्योगिकी पर उसे स्वदेशीकरण में ढाल करके और हथियार बनाता है, पुनः उसे बेचता है। तो दोस्तों उसी तर्ज पर भारत को भी, अगर भारत हथियार खरीद रहा है तो उसी टेक्नोलॉजी पर हमें स्वदेशीकरण को बढ़ावा देते हुए और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देते हुए हथियार निर्मित करने चाहिए। शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए और चीन की तर्ज पर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। अंततः निष्कर्ष है अंत में निबंध का, तो निष्कर्षतः भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। संपूर्ण रूप से हम कहें तो आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, किंतु यह आत्मनिर्भरता आत्मरक्षा के लिए है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी परंपरा को नहीं तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष में हमने अपनी भारतीय परंपरा को समाहित किया है ताकि यह हिंसा पर आधारित हमारा जो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है यह हिंसा पर आधारित नहीं है बल्कि आत्मरक्षा के लिए है। हमारी आत्मनिर्भरता आत्मरक्षा के लिए है। कारण क्या है कि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। तो दोस्तों किंतु यह आत्मनिर्भरता आत्मरक्षा के लिए है और इस प्रकार से हमने निबंध में दिखाने की कोशिश की है कि भारत की आत्मनिर्भरता है यह हिंसा के लिए नहीं है, किसी देश पर आक्रमण के लिए नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा के लिए है। भारत परंपरा से ही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को मानने वाला देश रहा है। कारण क्या है कि भारत शुरू से ही अपनी परंपरा से ही, अपनी संस्कृति से ही वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को मानता आया है। शहीद भगत सिंह का यह कथन भारत के संबंध में अक्षरशः सत्य है। अगर हम कहें तो शहीद भगत सिंह के उस कथन को ले सकते हैं जो भारत के आत्मरक्षा के क्षेत्र में अक्षरशः सत्य है और रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भरता के संबंध में भी अक्षरशः सत्य है। कोमल और मानवीय रहना यह मेरा स्वभाव है। भगत सिंह ने कहा था कि कोमल और मानवीय रहना यह मेरा स्वभाव है। पर याद रहे जब देश की रक्षा का सवाल हो मैं सबसे घातक और शक्तिशाली हूँ। यदि देश रक्षा की अगर सवाल आ गया, देश रक्षा की बात अगर आएगी तो इसमें मैं सबसे घातक और सबसे शक्तिशाली हूँ कि दुश्मन को मैं परास्त कर दूँ और उसका विध्वंस कर दूँ। तो दोस्तों ध्यान रहे कि भारत कोमल भी है और मानवीय भी है, लेकिन देश रक्षा की जब बात आएगी तो भारत सबसे घातक भी है और सबसे शक्तिशाली होकर भी उभरेगा। और यही कारण है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। यह सच है कि सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। दोस्तों
रामधारी सिंह दिनकर के जिस काव्य पंक्तियों से मैंने इस निबंध की शुरुआत की थी, उन्हीं के अंतिम पंक्तियों से मैं इसका अंत भी करता हूं और यह दिखा रहा हूं, पूरा एक कसाव लाने के लिए अपने निबंध में कि सहनशीलता, क्षमा, दया, ये सारे मानवीय गुण इस संसार में तभी पूजे जाते हैं जब इन सब के पीछे बल का दर्प, शक्ति का स्वाभिमान हो, तभी ये सब के सब जगमगाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर शक्ति का स्वाभिमान अगर हमारे अंदर नहीं है तो हमारे अंदर सहनशीलता, क्षमा और दया जैसे मानवीय गुणों का कोई महत्व नहीं है। दुनिया उसे नहीं पूजेगी बल्कि उसे कायरता के रूप में जानेगी। तो दोस्तों हमें अपने मानवीय गुणों, अपनी मानवीय गरिमा, यदि देश की गरिमा को, भारतीय संस्कृति को अगर विश्व स्तर पर अगर गरिमा में बनाना है तो हमें शक्ति संपन्न होना ही होगा और भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का यह अपना निबंध पूरा होता है। इसी के साथ आपको एक आवश्यक सूचना, दोस्तों ये सारे निबंध परीक्षा मंथन ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप पर उपलब्ध हैं और सारे निबंधों के पीडीएफ भी इस ऐप पर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आप इस ऐप पे जा करके सारे निबंध एक साथ देख सकते हैं। सारे निबंधों के पीडीएफ वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस कोर्स की बिल्कुल न्यूनतम फीस है मात्र 99 रुपया। इतने रुपए तो आप एक बार मार्केट जाते होंगे तो खर्च कर देते होंगे, इतने रुपए में आपको इतने सारे निबंध और सबकी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप यह निबंध देख रहे होंगे और आप परीक्षा मंथन एंड्रॉयड ऐप पर आकर इस निबंध को खरीदेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। और इसी के साथ यह क्लास देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।